everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. Welcome back, everyone. Let's start with our today's topic, which will be class 11th geography book Fundamentals of Physical Geography, chapter 5, and it is titled Minerals and Rocks. आज के चैप्टर में हम मेनली मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अर्थ का जो क्रस्ट है उसके कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं. तो हमारे ना एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ में, एनवायरनमेंट में हो चाहे क्रस्ट में हो, धरती पे हो, कोई भी चीज़ धरती पे ना कुछ एलिमेंट्स से बनी है, बेसिक एलिमेंट्स से. एंड अगर हम अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें एलिमेंट्स की बात करें तो केवल 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट का 98% हिस्सा बनाते हैं. बाकी का जो परसेंट है वो होगा 1.41% जो अदर्स कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें बाकी और हमारे एलिमेंट्स हैं. बट मेन जिन एलिमेंट्स से पूरा अर्थ का क्रस्ट बना है तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है अर्थ के क्रस्ट में, विच इज़ 46.6%, अप्रॉक्सीमेटली 47. देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो ये हमारे 8 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा अर्थ का क्रस्ट बना है. उसके अलावा अगर अदर्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें हमारे पास और एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन एंड निकल. इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, बट मेजरली यही एलिमेंट्स हैं जिनसे अर्थ का पूरा कॉम्पोजिशन हुआ है अर्थ के क्रस्ट का. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मिनरल्स की मिनरल्स क्या है. देखिए, सिंपल अगर भाषा में बात करें तो अभी हमने जिन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो हमारे मिनरल्स बनते हैं. करंटली अगर बात करें तो 2000 से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं आज तक आइडेंटिफाई हुए हैं एंड उनको नाम दिया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें डिफ़ाइन करना हो इन मिनरल्स को कि मिनरल्स है क्या, तो सबसे पहले हम मिनरल्स के बारे में बोलेंगे कि दे आर नेचुरली अकरिंग. नेचुरली क्या हुआ है, कुछ एलिमेंट्स का समूह बना है जिससे एक मिनरल का उत्पादन हुआ है, एक मिनरल बना है. सेकंड क्या होगा कि इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, थर्ड क्या होगा, ये सेकंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. थर्ड क्या होगा कि इसका एक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक पॉइंट कि इसका अपने एक केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी इसकी कुछ. ठीक है, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट 5 क्राइटेरिया मिनरल्स के. अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो नेचुरली अकरिंग है, इनऑर्गेनिक भी है, उसका एक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, केमिकल कॉम्पोजिशन भी है और फिज़िकल प्रॉपर्टी भी है, तो वो जो एलिमेंट है वो या फिर वो जो सब्सटेंस है वो हमारा मिनरल हो जाता है या बन जाता है. अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स एलिमेंट्स अगर मिलते हैं तो वो मिनरल्स बनाता है. बट कुछ कभी कभार किसी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि किसी सिंगल एलिमेंट से भी जो है हमारा मिनरल बन जाता है.
मिनरल्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2000 से ज़्यादा मिनरल्स आइडेंटिफाई कर किए जा चुके हैं। एंड अब ये मिनरल्स आते कहाँ हैं, इनके बेसिक सोर्स की अगर बात करें तो बेसिक सोर्स इन मिनरल्स का होता है मैग्मा, जो मिलता है हमारे एस्थेनोस्फेयर में। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए कि फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कोई भी एलिमेंट या फिर सब्सटेंस या मिनरल कैसा दिखता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितना वो चमकदार है, उसके क्रिस्टल्स कैसे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स का पैटर्न क्या है, उसकी ब्रेक इन की टेंडेंसी क्या है। लस्टर की अगर बात करें तो कैसा, मतलब दिखने में वो कैसा है, कितना चमकदार है, कितना नहीं, उसका कलर क्या है, ये सारी चीज़ हमारी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। उसके अलावा स्ट्रीक भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, कि हम कितना आर पार देख सकते हैं, ओपेक है या नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अरेंजमेंट कितना कठोर है वो, एंड ग्रेविटी, ये सारा आपका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट बनता है। एंड हर मिनरल का अपनी कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब कुछ मेजर मिनरल्स की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं या सबसे इम्पोर्टेंट जिन्हें माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है फेल्सपार। नेक्स्ट इज क्वार्ट्ज, पायरोक्सीन, एम्फिबोल, मीका एंड ओलिवीन। इट इज़ VINE। ये कुछ मेजर मिनरल्स है जिनके बारे में अभी हम, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेल्ड्स्पार की, तो तकरीबन अर्थ का आधा हिस्सा या फिर अर्थ के क्रस्ट का हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो फेल्ड्स्पार, सिर्फ और सिर्फ फेल्ड्स्पार से ही बना है। सबसे ज़्यादा अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स की अगर बात करें तो यही पाया जाता है। इसके अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो दे आर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इसके कलर की अगर बात करें तो इसका कलर होता है लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक। क्रीम से लेके पिंक तक की कोई रेंज होती है जिसमें ये हमें मिलता है। एंड अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये सेरेमिक्स एंड ग्लास यानी कि कांच मेकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, विच इज़ क्वार्ट्ज, जो मेजरली बना है सिलिका से। एंड इसके अगर कलर की बात करें तो इट इज़ ईदर वाइट और कलरलेस, या तो वाइट होगा इसका कलर या फिर ये बिल्कुल ही कलरलेस होगा। इसके अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहला होगा कि ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। एंड सैंड एंड ग्रेनाइट का ये मेजर पार्ट है। सैंड और ग्रेनाइट का जो मिक्सचर है या फिर ग्रेनाइट जिस चीज़ से बनता है, तो उसमें इसका क्वार्ट्ज का बहुत मेजर रोल होता है। एंड सैंड में भी काफ़ी मात्रा में क्वार्ट्ज पाया जाता है। उसके अलावा इसका यूज़ रेडियो एंड रडार में किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ पायरोक्सीन। पायरोक्सीन की केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ मेजरली मेड ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। मेजरली इन्हीं से ये बना है। एंड अर्थ के क्रस्ट का 10% हिस्सा पायरोक्सीन से बना है।
इसके कलर की अगर बात करें तो इट इज़ इधर ग्रीन और ब्लैक, एंड ये मेजरली आपको बहुत कॉमनली मिलता है मेटेरोइड्स में, मेटियोराइट्स में भी जो है पायरोक्सिन काफ़ी हद तक पाया जाता है। अब बात करते हैं एम्फीबोल की। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एम्फीबोल। तो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम से ये बना है। अर्थ के क्रस्ट का 7% हिस्सा इससे एम्फीबोल से बना है। इसका भी कलर अगर हम देखें तो इट इज़ ग्रीन एंड ब्लैक कलर का ये मिलता है, एंड यही है हमारा एम्फीबोल। उसके बाद अब चलते हैं मीका पे। मीका की अगर बात करें तो इट इज़ मेड ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। अर्थ के क्रस्ट का 4% हिस्सा मीका से बना है। इसकी अपीयरेंस की अगर बात करें तो इट इज़ क्लियर एंड शिमरी, चमकदार सब्सटेंस है ये, एंड काफ़ी हद तक ये मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ओलिवाइन की अगर बात करें तो ये बना है मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका से। ग्रीनिश क्रिस्टल है ये, बेसाल्टिक रॉक्स में पाया जाता है, एंड इसका मेन यूज़ होता है ज्वेलरी के लिए, क्योंकि ये क्लियर भी है, क्रिस्टल फॉर्म में भी है, तो इसकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम इन मिनरल्स की भी कैटेगराइजेशन कर दें कि अब किसी न किसी प्रॉपर्टी पे के बेसिस पर तो इनका भी कैटेगराइजेशन होता होगा ना, तो इसका कैटेगराइजेशन मेन होता है 2 पार्ट्स में। पहला होगा मेटालिक एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक। मेटालिक की अगर बात करें, अगर किसी भी मिनरल में मेटालिक कंटेंट है, मेटल कंटेंट, तो वो मेटेलिक मिनरल है। जिसमें नहीं है, डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, तो वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमारे हो जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला है प्रीशियस, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस की अगर हम बात करें, प्रीशियस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये रेयर मिनरल्स है एंड काफ़ी हाई वैल्यू के हैं, महंगे भी हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्रेशियस मेटालिक मिनरल है। फेरस की अगर बात करें तो अगर किसी आयरन, सबसे पहले तो आयरन ही है, दूसरा किसी और मिनरल में अगर आयरन प्रेजेंट है तो वो हमारा फेरस मिनरल हम उसको कह सकते हैं। एंड अगर उसमें आयरन कंटेंट नहीं है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल अगर ले कॉपर, लीड, जिंक, टिन, तो इनमें आयरन की प्रेजेंस नहीं है, तो ये हमारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं। अब हम बात करते हैं रॉक्स की, कि रॉक्स एक्चुअल में है क्या। रॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट में। जब एलिमेंट इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, तो बनेगा मिनरल, एंड जब ये मिनरल्स आपस में कनेक्ट होंगे, इनका एक एग्रीगेट बनेगा, तो वो बनाएगा रॉक्स। तो अगर रॉक्स को हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ 1 or more मिनरल्स।
दैट्स इट। ठीक है, अब अगर इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कि ये कैसे बने हैं, उस बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो रॉक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है मेजरली। फर्स्ट इज इग्नियस, देन सेडिमेंट्री एंड लास्ट मेटामॉर्फिक। ये हमारे मेजर कैटेगराइजेशन है रॉक्स की, एंड इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये इग्नियस शब्द है ये बना है इग्निस से, एंड इग्निस शब्द का मतलब होता है फायर। ठीक है, तो आप आई होप इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये अब इग्नियस रॉक्स जो हैं ये हमारी बेसिकली बनी है मैग्मा से। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो कुछ रॉक्स की फॉर्म ले लेता है, इसीलिए इसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। एंड इसी वजह से इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले बनने वाली रॉक्स हैं प्राइमरी रॉक्स। क्योंकि सबसे पहले जो रॉक बनती है वो यही बनती है डायरेक्टली मैग्मा से। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग मैग्मा से ये रॉक्स बनी है। ठीक है, अब अगर इसको भी अगर हमें कैटेगराइजेशन इसका करना हो तो इसकी कैटेगराइजेशन होती है मेनली इसके टेक्सचर के बेसिस पर। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लार्ज ग्रेन, स्मॉल ग्रेन एंड इंटरमीडिएट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लार्ज ग्रेन की। तो जब भी जो मैग्मा ठंडा हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्मा सिर्फ सरफेस पर आकर ही ठंडा हो। काफ़ी बार क्या होता है, मैग्मा अर्थ के अंदर ही, सरफेस के नीचे ही जो है सॉलिडिफाई होने लग जाता है, रॉक बना लेता है। ऐसी कंडीशन में जब वो अर्थ के अंदर है गहराई पर और बहुत धीरे ठंडा हो रहा है तो वो बनाता है लार्ज ग्रेन। वहीं अगर ये सरफेस पर ठंडा होगा तो जल्दी ठंडा होगा, तो ये जो सडन कूलिंग होती है सरफेस पे उसकी वजह से इसके जो ग्रेन्स हैं ना वो छोटे बनते हैं। एंड इंटरमीडिएट ग्रेन्स कब बनेंगे, जब इंटरमीडिएटरी कूलिंग कंडीशंस होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें अब कि इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज ग्रेनाइट, देन गैब्रो, पैगमेटाइट, पैगमेटाइट, बेसॉल्ट, टफ, ये सारे हमारे आते हैं इग्नियस रॉक्स में। अब हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कौन सी होंगी, जो बनी होगी सेडिमेंट्स से। अब सेडिमेंट जो शब्द है ये सेडिमेंट्री जो शब्द बना है ये बना है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी बनी प्राइमरी रॉक जो कि थी इग्नियस रॉक, या फिर कोई भी इस कैटेगरी में कोई भी रॉक हो जो अर्थ सरफेस पर पहले से मौजूद है। जब वो अर्थ जो एनवायरनमेंट में हमारे कुछ एजेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करेगी, उसका डेन्यूडेशन स्टार्ट होगा, उसकी वियरिंग टियरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो होगी वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग के बाद यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, फिर जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके टूटे हैं उनका होगा इरोजन, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इरोजन के बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन,
यानी कि इरोजन के बाद कोई भी जो जियोमॉर्फिक एजेंट है हमारा, चाहे वो विंड हो या वाटर हो, वो क्या करेगा, या फिर इसमें ग्लेशियर भी ऐड कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, ये उन पार्टिकल्स को उठाएंगे और कहीं दूर ले जाएंगे। ठीक है, एंड कहीं जब एक पर्टिकुलर जगह पर वो पहुंचेंगे, वो जब उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसको डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, अब जब उसने ये डिपॉजिट कर दिए, एक जगह छोड़ दिए, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनका कॉम्पैक्शन स्टार्ट होगा, ये आपस में चिपकने लगेंगे, एंड जब चिपक के ये हार्ड हो जाएंगे तो सीमेंटेशन की वजह से बनेगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप ये क्लियर हो गया हो कि कैसे पहले जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी रॉक, उन वो वेदरिंग की वजह से, डेन्यूडेशन की वजह से ब्रेक डाउन हुई फ्रेगमेंट्स में या पार्टिकल्स में, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुए, एक जगह डिपॉजिट हुए, एंड फिर जिस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कॉम्पैक्शन से सीमेंटेशन, जिसमें ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, एंड अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लॉस, चॉक, ये सब हमारे पार्ट हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो जो शब्द है मेटामॉर्फिक, इसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। अब चेंज ऑफ फॉर्म से क्या मतलब है, इसमें भी जो पहले से रॉक्स मौजूद है उनकी फॉर्म में परिवर्तन आएगा, चेंज में परिवर्तन आएगा, एंड ये किस वजह से आएगा, किन एजेंट्स की वजह से आएगा, ये चेंज आएगा प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। मेनली ये दो एक्शंस है जिनकी वजह से रॉक में चेंज आता है, एंड इन दोनों की वजह से फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, जिसकी वजह से फिर ओवरऑल रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। अब जिस प्रोसेस से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ये मेटामॉर्फिज्म जो है ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला डायनामिक, दूसरा थर्मल। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता, रॉक की कोई भी नो केमिकल चेंज। सबसे पहले तो इतना जान लीजिए। ठीक है, लेकिन जो थर्मल है उसमें केमिकल ऑल्टरेशन होगी, यानी कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डायनामिक की अगर बात करें ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, मैकेनिकल डिसरप्शन होगा, यानी कि फिजिकली वो टूट जाएगा या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, या रीऑर्गेनाइजेशन, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीऑर्गेनाइज होंगे। वहीं अगर थर्मल की बात करें तो ये बेसिकली होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, जब मिनरल्स भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेते हैं तब थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। एंड इसके भी दो तरीके हैं होने के। सबसे पहला है कांटेक्ट, दूसरा है रीजनल। कांटेक्ट में क्या होता है कि जो रॉक है हमारी वो इंटरैक्ट करती है या वो कांटेक्ट में आती है हॉट मैग्मा के। ठीक है, तो जब मैग्मा किसी रॉक के किसी हिस्से पे लगेगा तो उसकी वजह से वो उस पत्थर को वहाँ से गलाना शुरू कर देगा, तो और तब जो चेंज होगा तो वो पार्ट होगा थर्मल मेटामॉर्फिज्म के। अब रीजनल में क्या होता है कि मेनली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टेक्टोनिक शेयरिंग। ठीक है, और हाई टेक्टोनिक शेयरिंग की वजह से क्या होता है कि जो एक कोई भी रॉक है उसकी पोजीशन में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। हो सकता है ये नीचे की तरफ धंस जाए इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर ही कहीं से कोई और रॉक आके बैठ जाए तो ये नीचे दब जाएगी, एंड उसकी वजह से फिर इसका क्या होगा,
इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा एंड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब भाई अब ये रॉक नीचे दबेगी, इसके ऊपर और कुछ रॉक्स आ जाएंगी या कुछ प्लेट आ जाएगी, तो यही तो होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में क्या होगा, रॉक यहाँ पर ही मौजूद है, यहाँ पर मैग्मा आ गया कहीं से। आई होप इतना क्लियर हो। अब बात कर लेते हैं हम आज के हमारे फाइनल टॉपिक के बारे में, विच इज़ रॉक साइकिल। कोई भी जो रॉक है वो अपनी जो फॉर्म है या ओरिजिनल जो उसका रूप है उसमें नहीं रहता है। टाइम एंड अगेन रॉक के कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते रहते हैं, बनती भी रहती हैं रॉक्स एंड टूटती भी रहती हैं, बिखरती भी रहती हैं एंड अपनी पोजीशंस भी चेंज करती रहती हैं। तो अब बात करते हैं वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हमने क्या कहा था, प्राइमरी रॉक। सबसे पहले यही रॉक्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा किसी भी रॉक फॉर्मेशन का। जब इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है, उसके ऊपर हुआ डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में क्या होगा, पहले होगी वेदरिंग, ठीक है, इरोजन, फिर होगा इरोजन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, नेक्स्ट इज कॉम्पैक्शन एंड एट लास्ट लिथिफिकेशन या फिर सीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद लिथिफिकेशन के बाद वो बन जाती है हमारी सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो यहाँ पे। लेकिन अब ये जो सेडिमेंटरी रॉक है, अगर यही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में पिघलने लग जाए, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए, ये गल जाए, तो ये वापस किसका फॉर्म ले लेगी, ये फॉर्म ले लेगी इग्नियस रॉक का। तो अभी हमने क्या देखा कि पहले हम इग्नियस से सेडिमेंटरी पे गए, फिर हम सेडिमेंटरी से वापस इग्नियस पे गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सेडिमेंटरी से स्टार्ट करते हैं। अब अगर इसके ऊपर बहुत इस मेटामॉर्फिज्म होगा, मेटामॉर्फिज्म मतलब हाई प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, या फिर ये हाई टेम्परेचर कंडीशन होगी, तो ये रॉक अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी और बन जाएगी एक मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। वहीं अब अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक भी तो एनवायरनमेंट में ही है, इसके ऊपर भी कुछ एजेंट्स काम करेंगे, इसके ऊपर फिर से डेन्यूडेशन के प्रोसेसेस या एजेंट्स वर्क करते हैं, तो ये वापस से बन जाएगी सेडिमेंटरी रॉक। अब हमने क्या देखा, सेडिमेंटरी टू मेटामॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक टू सेडिमेंटरी। अब मैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अगर ये गलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो चुका है, अब ये गलना शुरू हो गया, तो ये वापस से बनेगा मैग्मा एंड मैग्मा से हमारा फिर वापस से क्या बनेगा, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए वापस मेटामॉर्फिक से इग्नियस पे। वहीं अगर पहले से इग्नियस रॉक मौजूद है, उसी के ऊपर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वर्क करते हैं, मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है, तो वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो इससे हमने क्या देखा कि हम रॉक को जो है, रॉक किसी भी कंडीशन में जो है अपना, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक अगर कंडीशंस अप्लाई होंगी तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है एंड एक नई रॉक बन जाती है। एंड ये जो रॉक साइकिल का प्रोसेस है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसमें जो पुराने रॉक्स हैं वो चेंज होते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नए रॉक में। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये चलता रहता है एंड इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.